ठीक है ठीक है, चलिए। कोप्लेनर वेक्टर्स, नाम से ही समझ में आ रहा है कि ऐसे वेक्टर्स जो सेम प्लेन में होते हो ना। चलिए 3 वेक्टर्स मैं लेता हूं, आप बताइएगा ये तीनों सेम प्लेन में है कि नहीं। एक वेक्टर ये हो गया, एक मान लीजिए ये हो गया, और एक ये हो गया। बताइए तीनों सेम प्लेन में है। प्लेन मतलब समझते हो ना? अरे तुम लोग हवाई जहाज नहीं ना समझ रहा है कि 3 वेक्टर एक ही हवाई जहाज में कोई जा रहा है। प्लेन मतलब ये प्लेन, ये बोर्ड कैसा है? प्लेन है। छत कैसा है? प्लेन है कि नहीं? कोई भी फोटो कैसा होता है? वो हॉट कैसा है? वो प्लेनर है। लेकिन एक्चुअल में हॉट प्लेनर है क्या? कोई फोटो जो होता है वो प्लेनर होता है, मूर्ति प्लेनर नहीं होता है। उसमें कहीं उभरा रहेगा, कहीं धंसा रहेगा, है कि नहीं? तो ये बताओ क्या सेम प्लेन में है? हाँ। और ये कौन से प्लेन में है? इस बोर्ड के प्लेन में है। एक मिनट रुकिए। हाँ चलो ऐसे ऐसे करता हूं मैं। बताओ बाबू ये किस प्लेन में है? इस बोर्ड के प्लेन में है या बोलिए ना। चलिए बताइए, अब तीनों सेम प्लेन में है। कौन प्लेन के बाहर चला गया? ये प्लेन के बाहर चला गया। ठीक है। अच्छा अच्छा, ये दोनों सेम प्लेन में है। हाँ ये सेम प्लेन है। ये दोनों सेम प्लेन में है। ये दोनों सेम प्लेन में नहीं है। एक बोल रहे हैं। कितने लोग कह रहे हैं है? कितने लोग कह रहे हैं कि सर? अरे तो उस इसका क्या मतलब होता है? सेम प्लेन में है कि नहीं ये पूछ रहा। सुनिए ये दोनों भी सेम प्लेन में है। अरे भाई ठीक है, मैं मानता हूं कि ये जो था वो इस बोर्ड के प्लेन में था। बोर्ड के प्लेन में नहीं है, लेकिन फिर भी एक प्लेन तो हम यहाँ ड्रॉ कर सकते हैं ना। आप समझ रहे हैं? तो ये दोनों भी सेम प्लेन में था। अच्छा ये दोनों बताओ तो सेम प्लेन में है ये, इसको हम प्लेनर मान सकते हैं? हाँ या ना? कितने लोग हाँ कह रहे हैं? तो सुनिए ये भी प्लेनर है। पता है क्यों? क्योंकि ये यहाँ है तो ए है, और यहाँ है तो मान लो ये बी है। क्या हम इसको लेके जा नहीं सकते हैं? जा, क्या ये बदल जाएगा? सी हो जाएगा? अभी भी ये बी ही है, अभी भी ये, अरे बोलो, बी ही है, अभी भी ये, अभी भी ये। और ऐसा होते ही बताओ ये सेम प्लेन में नहीं आ गया? माने इसके मूव करने से कोई दिक्कत होता थोड़े है। अरे बोलो, कॉन्सेप्ट पता है क्या है? 2 वेक्टर्स आर ऑलवेज कोप्लेनर। ये दुनिया में कहीं रहे ये हमेशा ही कोप्लेनर होते हैं। क्लियर है? चलिए, लेकिन तीसरा वेक्टर कोप्लेनर होगा कि नहीं ये हमको जानना पड़ेगा। जैसे बताइए ये तीनों कोप्लेनर है? हाँ हाँ, ये तीनों कोप्लेनर है। ये एक मिनट रुकिए, ये नहीं है। अच्छा ये दोनों और ये दोनों भी, तो 2 प्लेनर है, लेकिन तीनों प्लेनर नहीं है। तो ये कॉन्सेप्चुअल बात है, यही समझना है हमको। ठीक है। और इसमें मेन कॉन्सेप्ट ये है कि 2 वेक्टर्स आर ऑलवेज क्या? कोप्लेनर। ठीक है, ये सब लिखा हुआ है। आगे बढ़ते हैं। लाइक या फिर पैरेलल वेक्टर्स। तो लाइक वेक्टर्स होने का बस एक ही कंडीशन है कि उनका डायरेक्शन सेम होना चाहिए। अब बाबू जैसे एक वेक्टर ये है, दूसरा वेक्टर ये है, इक्वल वेक्टर्स हैं क्या ये? लाइक सॉरी, इक्वल नहीं है, लेकिन लाइक वेक्टर्स हैं क्योंकि इनका डायरेक्शन सेम है। और इस केस में हम एंगल कितना लेंगे दोनों के बीच का? 0 डिग्री लेंगे। एक होगा आपका अनलाइक वेक्टर्स या फिर एंटी पैरेलल। तो नाम से समझ में आ रहा है कि पैरेलल तो होगा, लेकिन एंटी का मतलब क्या हुआ? उल्टा होगा। तो इसका कंडीशन यह है कि 2 वेक्टर्स जिनका डायरेक्शन क्या हो? ऑपोजिट हो, वो होंगे अनलाइक वेक्टर्स या फिर एंटी पैरेलल वेक्टर्स। तो ये वेक्टर है, दूसरा वेक्टर ये है, दोनों एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में है। तो हम बोल सकते हैं कि हियर ए एंड बी आर क्या? एंटी पैरेलल वेक्टर्स या फिर अनलाइक वेक्टर्स। ठीक है। चलिए, नल वेक्टर और जीरो वेक्टर। तो एक ऐसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड जो है वो होता है कितना, उसको बोला जाता है नल वेक्टर या फिर जीरो वेक्टर। और उसको रिप्रेजेंट करने के लिए हम ऊपर में तीर लगा देते हैं। नहीं समझे क्या? अरे एक ऐसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड कितना है? जीरो है, उसी को बोला जाता है नल वेक्टर या फिर जीरो वेक्टर। कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? ऊपर में एरो लगा देते। बाकी इसका कोई बहुत खास सिग्निफिकेंस नहीं है हमारे फिजिक्स में। जैसे मान लीजिए कि कोई वेक्टर ए है और उसमें हमने जोड़ दिया माइनस ऑफ ए। अब ये ए और माइनस ऑफ ए का क्या मतलब हुआ? कि ए अगर ये है तो उसमें ले आके हमने इसको जोड़ दिया, तो आंसर क्या आना चाहिए? जीरो आना चाहिए ना। लेकिन सिर्फ अगर आप जीरो लिख दीजिएगा तो ये गलत हो जाएगा, क्योंकि 2 वेक्टर्स का एडिशन आपको एक वेक्टर ही देगा। तो इसको भी दिखाना पड़ेगा कि ये एक वेक्टर है। तो इसीलिए हम लोग क्या करते हैं?
तीर लगा देंगे, बस यही है। नहीं लगाएंगे तो थोड़ा कॉन्सेप्चुअली गलत हो जाएगा, क्योंकि दो वेक्टर को जोड़ के हम स्केलर दिखा रहे हैं। आप लोग ध्यान दे रहे हैं क्या? हाँ ठीक, चलो ठीक है। तो ये सब बात है। यूनिट वेक्टर द सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट वेक्टर और सबसे ज्यादा यूज होने वाला वेक्टर। यूनिट वेक्टर एक ऐसा वेक्टर होता है जिसका मैग्नीट्यूड कितना होता है? 1 यूनिट होता है। सही है। इसको रिप्रेजेंट करने का तरीका भी थोड़ा डिफरेंट होता है। हम इसके ऊपर एरो ना लगा के ऐसा कैप टाइप का लगाते हैं। कैसे लगाते हैं? ऐसे कैप टाइप। पढ़ा भी जाता है इसको ए कैप, ए हैट, ए कैरेट भी लोग पढ़ता है, लेकिन ए कैप हमारे देश में ज्यादा मशहूर है। बोलो, यानी ऐसा कभी वेक्टर दिखेगा तो समझ जाना इसका मैग्नीट्यूड कितना है? 1 यूनिट है बस। जो भी है, 1 मीटर पर सेकंड हो, 1 न्यूटन हो, 1 न्यूटन पर कूलम हो, लेकिन है ये एक ही यूनिट वाला वेक्टर। देखते हैं कैसे हम इसको रिप्रेजेंट करेंगे। तो जैसे मान लीजिए कोई वेक्टर ए है जिसका मैग्नीट्यूड 3 यूनिट है। मैंने कोशिश की है दिखाने की 3 यूनिट। दो डॉट डॉट दिखाई दे रहा है, ये बता रहा है कि यह है 1 यूनिट, यह है 2 यूनिट, यह है 3 यूनिट। क्या बोलते हो सकता है 3 न्यूटन का फोर्स हो सकता है 3 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी हो सकता है 3 टेस्ला का मैग्नेटिक इंडक्शन या मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी हो। अरे बोलो यार, किसी ने कहा कि इस वेक्टर के अलोंग एक यूनिट वेक्टर ड्रॉ करिए। इस वेक्टर के अलोंग का मतलब हुआ कि एक ऐसा वेक्टर आपको ड्रॉ करना है जिसका डायरेक्शन इधर ही होना चाहिए, लेकिन यूनिट वेक्टर का मतलब हुआ उसका मैग्नीट्यूड कितना होना चाहिए। अब 1 का मतलब तो इतना ही बढ़ाना हुआ, तो ठीक इतना ही बड़ा यहां पर ऐसे ड्रॉ कर लो। नहीं बोल रहे हो? ठीक है, अभी इसको थोड़ा सा अलग ले जाके उधर कहीं लिख दो, कहीं कि एक वेक्टर को उसी के पैरेलल शिफ्ट करने से वो बदलता तो है नहीं। अब हम इसको बोल सकते हैं ए कैप, और ए कैप का मतलब है यूनिट वेक्टर अलोंग वेक्टर ए। यूनिट वेक्टर अलोंग वेक्टर। अच्छा, यूनिट वेक्टर क्यों? क्योंकि इसका मैग्नीट्यूड एकदम नाप के हमने 1 यूनिट बनाया था, है कि नहीं? और अलोंग वेक्टर ए क्यों? क्योंकि इसका डायरेक्शन वेक्टर ए की तरफ है। बोलो, ठीक है, यूनिट वेक्टर अलोंग वेक्टर ए है। लेकिन हम ज्योमेट्रिकली कैसे फाइंड आउट करेंगे? ये तो खैर सॉरी, ज्योमेट्रिकली तो हमने फाइंड आउट कर लिया, अलजेब्रिकली कैसे फाइंड आउट करेंगे? तो सुनिए, एक वेक्टर के पास क्या क्या होता है? मैग्नीट्यूड होता है, होता है क्या? डायरेक्शन, है कि नहीं? अभी क्या है कि हमको इस वेक्टर के अलोंग, जिसका होगा अपना कुछ मैग्नीट्यूड और होगा कुछ डायरेक्शन, एक यूनिट वेक्टर हमको चाहिए। तो अलोंग बोल दिया ना, इसका मतलब डायरेक्शन के साथ कोई छेड़खानी नहीं करे। जैसा पिछली बार भी डायरेक्शन के साथ मैंने छेड़खानी नहीं किया था। हाँ, डायरेक्शन वैसा ही रहेगा, लेकिन यूनिट वेक्टर चाहिए। इसका मतलब मैग्नीट्यूड की जगह क्या आ जाना चाहिए? तो आप बताइए, हम ऐसा क्या कर दें कि मैग्नीट्यूड हट जाए, इसकी जगह 1 आ जाए? अच्छा, तो आप शायद कह रहे हैं कि सर मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दीजिए। कोई भी काम हमेशा इक्वेशन के दोनों से, तो इधर भी तो करना पड़ेगा ना मजबूरी में। सही बोल रहे हो, मैग्नीट्यूड से मैग्नीट्यूड कट जाएगा, इसकी जगह क्या आ जाएगा? 1। तो बताओ इस साइड में आपको क्या मिला? एक ऐसा वेक्टर मिला है जिसके पास डायरेक्शन तो है लेकिन मैग्नीट्यूड कितना है? तो क्या हम इसको यूनिट वेक्टर नहीं बोलेंगे? यानी यूनिट वेक्टर बनाने के लिए वेक्टर को उसी के मैग्नीट्यूड से डिवाइड किया जाता है। सही है, ठीक है। देखो क्या है कि डायरेक्ट भी मैं बता सकता था, है कि नहीं, कि लो यूनिट वेक्टर जो होता है वेक्टर डिवाइड, लेकिन थोड़ा फील आता है जब आप खुद से उसको करते हैं ना, तो लगता है कि अच्छा हाँ ऐसे ही आ रहा है। तो बताओ, ये यूनिट वेक्टर हो गया, और उसके लिए हम क्या करेंगे? वेक्टर को उसी के मैग्नीट्यूड से डिवाइड करेंगे, तो ये वेक्टर हो गया और ये उसका मैग्नीट्यूड हो गया। सही है बाबू? तो एकदम यूज होता है इन सब चीज़ों का, बढ़िया से समझ लीजिए। एक बार फिर से बोलिए, यूनिट वेक्टर बनाने के लिए हम लोग क्या करते हैं? वेक्टर को किससे? यूनिट से डिवाइड करते हैं। वेक्टर को उसी के मैग्नीट्यूड से डिवाइड करते हैं। सही है, हाँ। अब सुनिए, थोड़ा इसको उधर लेके जाइए। तो अगर इसको उधर लेके जाइएगा तो इस साइड में अकेला क्या बच गया? हाँ, और ये उधर चला गया और ये कुछ ऐसा हो गया। अरे बोलो बोलो, ऐसा हो गया। सही है। अब सुनो, ये भी कुछ कहना चाह रहा है दोनों सेम ही चीज, लेकिन इसका भी अपना सिग्निफिकेंस है। ये पता है क्या कहना चाह रहा है? ये बोलना चाह रहा है कि अगर तुमको कोई वेक्टर बनाना है तो तुमको 2 चीज चाहिए।
जाहिर सी बात है वो दो चीज क्या होगा, मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। तो ये रहा मैग्नीट्यूड, जा जा, ये क्या रहा, और डायरेक्शन की जगह पे ये आ गया है। अरे बोलो ना, यानी ये आपको मैग्नीट्यूड देगा और ये आपको डायरेक्शन देगा। कैसे देगा मैं समझाता हूं। इसका अपना खुद का मैग्नीट्यूड कितना होता है। अब 1 को किसी चीज से मल्टीप्लाई करोगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, का मतलब हुआ इसका मैग्नीट्यूड में कोई रोल नहीं है। लेकिन ये वेक्टर है ना, तो इसके पास क्या होगा, तो ये अपना डायरेक्शन दे देगा, ये अपना मैग्नीट्यूड। कंप्लीट वेक्टर होता ना ये। मान लीजिए कि जैसे कभी हम लोग बचपन में, मेरा एक दोस्त था, ठीक है, तो मैं ना रोटी लेके जाता था, अब वो छोला खरीदता था उधर के कैंटीन से, कभी कभी वहाँ का छोला मिलता था, तो मैं रोटी दे देता था, वो छोला दे देता था, अब मिल के हम लोग का नाश्ता कंप्लीट हो जाता था। तो ये मैग्नीट्यूड देगा, ये देगा अपना डायरेक्शन, और मिला दीजिएगा तो वेक्टर कंप्लीट हो जाएगा। अरे बोलिए ना। तो हमने एक चीज सीखा कि यूनिट वेक्टर्स आर यूज्ड टू स्पेसिफाई दी डायरेक्शन। कहीं भी जीवन में यूनिट वेक्टर हम यूज करेंगे, बस एक ही काम के लिए करेंगे। वो काम क्या है, डायरेक्शन बताने के लिए। नहीं समझे आप। जैसे कहीं कहीं साइन बोर्ड आपने देखा है, अरे रोड के किनारे नहीं होता है, जैसे यहीं पे जाओगे तो लिखा रहेगा कि अगर आपको 3 लालटेन जाना है तो इधर चले जाइए, डीएम कोठी जाना है इधर चले जाइए। तो समझिए कि यूनिट वेक्टर का इस्तेमाल इसी काम के लिए होता है, वो बस आपको डायरेक्शन बता देगा। अरे बोलो ना, ठीक है। तो देखिए, तो ये सब किताबों में तुम्हारे लिखा है, ऐसा ही लिखा होगा एकदम, ठीक है। रख दिए, बोलो सही है। अब सुनो, आम जीवन में हम 6 डायरेक्शंस का इस्तेमाल करते हैं नेविगेशन के लिए। कौन सा 6 डायरेक्शन होता है, ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ एंड साउथ, और भी होता है अप, ये भी होता है ऑब्वियसली। जैसे मान लीजिए कि आपको किसी से मिलने जाना है, वो रहता है 10वीं मंजिल पे अपने घर के, तो वो आपको कैसे गाइड करेगा, वो बोलेगा अच्छा तुम 3 लालटेन हो तो वहाँ से ईस्ट चले आओ, आ जाओगे। गंडक चौक पहुँच गए, अच्छा एक काम करो, अब वहाँ से तुम नॉर्थ घूम जाओ, तो जिधर भी है नॉर्थ साइड इधर है तो इधर चले जाओ। तो ऐसे वो गाइड कर सकता है। फिर बोलेगा कि वो बड़ा सा बिल्डिंग दिख रहा है, हाँ दिख रहा है, अब वहाँ से कहाँ जाओ, ऊपर आ, तो ये भी तो डायरेक्शन हो गया है, 10 मंजिल ऊपर आ जाओ। अरे बोलो, हाँ तो 6 को डायरेक्शन होता है ये, पूरब, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, ऊपर एंड। लेकिन मैथ्स में और फिजिक्स में इन 6 डायरेक्शंस को बोला जाता है पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस, नेगेटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस, पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ वाई। एक्स और वाई नहीं होता है ये, हम नहीं पढ़े, ये एक्स है और ये वाई है, हाँ ठीक है। नेगेटिव डायरेक्शन ऑफ वाई है, ये क्या है, पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ जेड। तो जेड ऐसा देखो बाहर निकल रहा है, ये नेगेटिव डायरेक्शन ऑफ जेड। ये समझ में आ रहा है क्या। लेकिन देखो प्रॉब्लम है, अगर हमको मान लो कि एक्स एक्सिस बनाना है तो हम बना लिए, देख लो नहीं बन गया है। वाई ड्रॉ करना है तो नहीं ड्रॉ कर दिए, कर सकते हैं एक्स वाई। जेड ड्रॉ करना है, कोशिश करता हूँ, लो ये देखो, जा ड्रॉ ही नहीं हुआ। अरे एक्स ड्रॉ हो गया, ये वाई ड्रॉ हो गया, ये जेड कहाँ ड्रॉ हुआ, हो जाएगा जेड ड्रॉ, नहीं कर पाएंगे, मजबूरी है, क्योंकि हमारी कॉपी, हमारा बोर्ड 2D में होता है, जेड एक्सिस हुआ जाएगा 3D में। अब मान लो स्टाइल मारने के लिए मैंने वो 3D पेन एक आता है, उसमें से जो इंक निकलता है निकलते ही सूख जाता है, तो वो मैंने यूज कर लिया। अरे बोलिए ना, तो मैं मान लो कर लूंगा, मैं बोलूंगा तुम भी तब ड्रॉ कर लो, तो तुम भी तब खरीद के लेके आओगे। चाहे तुम सोचोगे कि सर रुकिए काम करते हैं, एक्स बना लिए वाई बनेगा, पिन लगा देना, अब फिर कॉपी पलटोगे, पता चलेगा कि जेड एक्सिस सब छेद है। मतलब मिला जुला के ये पॉसिबल नहीं है ड्रॉ करना, लेकिन पढ़ना तो है तो ड्रॉ तो करना पड़ेगा। तो लोगों ने कहा कि काम करो, तिरछा ड्रॉ कर देना, बोल देना यही जेड है। लेकिन देखो बात ये होता है कि एक्स वाई और जेड जो है ना, तीनों एक दूसरे के साथ 90 डिग्री का एंगल बनाता है, परपेंडिकुलर होता है, म्यूचुअली परपेंडिकुलर होता है। देखो इन दोनों के बीच का एंगल 90 डिग्री है, इन दोनों के बीच का भी एंगल, इन दोनों के बीच का भी एंगल। यहाँ पर देखो इन दोनों के बीच का एंगल तो हमको दिख रहा है 90, ये कौन 90 मानेगा, कोई मानेगा 90 है ये, जाहिर सी बात है बहुत बड़ा है 90 सही, लेकिन फिर भी मानना तो पड़ेगा ना। और अगर आपको अच्छा दिख रहा है क्या आपको कि तीनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, नहीं दिख रहा है, लेकिन अब आपको दिख जाएगा। हाँ
रिजल्ट है, देखें भाई, तब खाली भेज जगह है तो सबका करके ला ना, फाइनली ना दोगे। किसका है? तो फिजिक्स का देखते हैं, लाइए। राशिद तुम्हारा नाम है, 90 है, प्रियांशु का 96 है, इतना कैसे तुम्हारा गलत है? हाँ 96 आया है। सुबह सुबह नींद का प्रॉब्लम आ रहा है। अनन्या का 35 नंबर है, इसे काम चलेगा। क्षितिज का कितना है? 100 है। क्या तुम लोग कर रहे रे? गलत चेक हुआ है क्या? अच्छा हम दे देंगे। तुम जोड़ा था, कितना आ रहा है? हाँ बोनस वोनस सब जुड़ा हुआ होगा। 100 नंबर आ रहा है। ये कौन है? तरुण का 101 आ रहा है। हाँ तो कुछ गड़बड़ दिया है, किया है क्या? बुलाएगा। वही तो मैं बोलूँ कि इतना खराब कंडीशन कैसे हो जाएगा। अतिशय वो जो ऐसा नहीं ना कि दूसरे सब्जेक्ट का रह के चेक नहीं ना किया हो, फिजिक्स का है? कुछ गड़बड़ हुआ है, जाके चेक करोगे फिर से, चेक करने में गड़बड़ हुआ है। चलिए कोई बात नहीं है। मैंने कहा कि अभी आपको नहीं दिख रहा था ये कि तीनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, लेकिन जैसे ही मैंने एक बॉक्स यहाँ बना दिया, अब आपको दिख रहा है तीनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर है। कैसे दिख रहा है? क्योंकि हर बॉक्स फील तो हो रहा है ना, तो बॉक्स के जो तीन तीन एजेस होती हैं वो सब एक दूसरे के पर, जाहिर सी बात है, रूम का कोई कॉर्नर ले लो, तो एक लाइन इधर जा रहा है, एक लाइन ऊपर जा रहा है और एक लाइन उधर जा रहा है, आपको नहीं लग रहा है तीनों एक दूसरे परपेंडिकुलर है? तो मानना पड़ेगा कि परपेंडिकुलर है, ठीक है। तो ये हो गया पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस, ये हो जाएगा नेगेटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस। ये है पॉजिटिव वाई तो ये है नेगेटिव वाई, ये है पॉजिटिव जेड तो उधर मानेंगे हम लोग क्या? नेगेटिव जेड। तो है ये भले इधर तिरछा, लेकिन मानना है इसको कहाँ? बाहर। है ये भले उधर तिरछा, लेकिन मानना है कहाँ? अंदर, ठीक है। और सुनिएगा, हाँ ठीक है। जो 6 डायरेक्शंस होती हैं, एक्स वाई जेड, माइनस एक्स माइनस वाई, और क्या, उनके अलोंग जो यूनिट वेक्टर यूज होता है वो होता है आई कैप, जे कैप, और एकदम सीक्वेंस में है, याद रखने में भी आसानी होगी। यानी आई कैप का मतलब एक ऐसा यूनिट वेक्टर जो किस डायरेक्शन की तरफ इशारा कर रहा है। तुम लोग का ध्यान है इधर। आई कैप का मतलब एक ऐसा, अरे यूनिट वेक्टर बोलो, हाँ ठीक है, एक ऐसा यूनिट वेक्टर जो किसकी तरफ इशारा कर रहा है? एक्स एक्सिस के, पॉजिटिव एक्स की तरफ। वो जे कैप का मतलब क्या होगा? पॉजिटिव वाई। और के कैप का मतलब क्या होगा? पॉजिटिव जेड ना। अच्छा, अब नेगेटिव एक्स जो है वो पॉजिटिव एक्स का उल्टा होता है, तो यूनिट वेक्टर भी उल्टा कर लेंगे, और उल्टा करते ही वो खुद का ही नेगेटिव हो जाएगा। यानी माइनस आई कैप किसकी तरफ इशारा करेगा? नेगेटिव एक्स की तरफ। माइनस जे कैप नेगेटिव वाई की तरफ। माइनस के कैप नेगेटिव डायरेक्शन ऑफ जेड एक्सिस की तरफ। सही है। एक क्वेश्चन है कि फोर्स ऑफ मैग्नीट्यूड कितना? 10 न्यूटन इज अप्लाइड ऑन अ ब्लॉक इन द नेगेटिव डायरेक्शन ऑफ जेड एक्सिस। देखो फोर्स क्या है, बताओ फोर्स क्या है? फोर्स है 10 न्यूटन अलोंग नेगेटिव डायरेक्शन ऑफ क्या? जेड एक्सिस। अच्छा तुमको नहीं लग रहा कि कुछ ज्यादा ही लंबा चौड़ा हो गया? बोलो यार। बोल रहा है कि इसको तुम थोड़ा वेक्टर फॉर्म में लिखो, तो लिख दिया, ये भी वेक्टर फॉर्म ही है, गलत थोड़े है, लेकिन इसको थोड़ा क्या हम और शॉर्टकट में लिख सकते हैं। तो देखिए अभी आपके टीचर ने ये बताया कि कोई भी वेक्टर बनाने के लिए दो चीज चाहिए। एक चाहिए, बोलो बोलो, मैग्नीट्यूड, और एक चाहिए डायरेक्शन के लिए यूज होता है यूनिट वेक्टर। फिर से बोलो, वेक्टर बनाने के लिए दो चीज चाहिए, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन। डायरेक्शन के लिए यूज होता है, डायरेक्शन के लिए यूज होता है क्या? यूनिट वेक्टर। सही है, हाँ।
डायरेक्शन के लिए यूज होता है यूनिट वेक्टर। तो बताओ मैग्नीट्यूड कितना है, तो लिख देंगे। और अब यहाँ यूनिट वेक्टर ना चाहिए, तो यूनिट वेक्टर किधर चाहिए? नेगेटिव डायरेक्शन ऑफ जेड एक्सिस में जो यूनिट वेक्टर यूज होता है वो कौन होता है? माइनस के कैप होता है। तो ये हो जाएगा माइनस के कैप। आया समझ में? अच्छा माइनस साइन को सामने ला लो, कोई दिक्कत नहीं है। माइनस 10 न्यूटन क्या? तो जैसे ही देखो बाबू तुम किसी को बताओगे ना कि एक फोर्स लगा है -10 न्यूटन के कैप, फटाक से समझ जाएगा कि फोर्स कितने न्यूटन का है, 10 न्यूटन का। और किधर लगा है? नेगेटिव डायरेक्शन ऑफ जेड एक्सिस में। अच्छा एक बात है, ये माइनस साइन किसके साथ आया था? 10 न्यूटन के साथ आया था कि के कैप के? हैं? सही कैसे होगा? इतना गलत तो हमको नहीं उम्मीद है कि इन लोगों से हुआ होगा। अच्छा रख दो, क्लास को खत्म हो जाता है। सब एकदम कंफर्म हो गया है 100%, जो हम दिए थे वही ना है? अच्छा अच्छा अच्छा, मिला लो एक बार जाके कि इसमें जो कट किया गया है ना, कौन इधर इधर ही वाला ना है, ये कट किया गया है। तुम जाके देखो कि वो मैच कर रहा है कि नहीं, जो हम ये अपलोड किए थे, आंसर शीट जो अपलोड किया वो सही था ना सब? उसमें 2 4 5 गो तो हम यहाँ करवा दें, वो सही है, वो कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो ठीक है। ठीक है, ले जाओ एक बार वो कट देख लो सही हुआ है कि नहीं। चाहे कि अगर ये स्थिति हो गया तो फिर गड़बड़ा जाएगा काम। हाँ मैं कह रहा था कि बताओ ये नेगेटिव साइन किसके साथ आया है? ये 10 न्यूटन के साथ नहीं था, वो आया था किसके साथ? हाँ भले हमने उसको जुदा कर दिया वो एक अलग बात है, लेकिन आया किसके साथ था? के कैप के साथ था। कॉन्सेप्ट सुनिएगा, वेक्टर का नेगेटिव साइन उसके डायरेक्शन का हिस्सा होता है। वेक्टर का नेगेटिव साइन उसके डायरेक्शन का हिस्सा होता है। मैग्नीट्यूड इज ऑलवेज पॉजिटिव, किसी भी चीज का मैग्नीट्यूड हमेशा कैसा होता है? पॉजिटिव होता है। सही है, ये माइनस साइन एक्चुअली डायरेक्शन बता रहा है। ठीक है, अभी मान लो कि वेलोसिटी दिया है, वेलोसिटी दिया है, कह रहा है 20 मीटर पर सेकेंड जे कैप। क्या मतलब हुआ इसका? मान लो एक कार की वेलोसिटी है, क्या मतलब हुआ? वो कार किस स्पीड से चल रहा है? 20 मीटर पर सेकेंड। और किधर जा रहा है? किधर जा रहा है? वाई एक्सिस की तरफ जा रहा है। हो गया, देखते समझ जाएंगे, थोड़ा शॉर्टकट हो गया। ठीक है आगे बढ़ते हैं। एडिशन ऑफ वेक्टर्स, ये आपको आता है? दो वेक्टर्स को कैसे जोड़ा जाता है आपको पता है? अरे बोलो ना, पता है? किसको किसको पता है? हाथ उठा। तुमको पता है? दो वेक्टर्स को जोड़ने के 2 लॉज होते हैं। हाँ, कौन कौन सा लॉ? ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन एंड पैरेललोग्राम लॉ ऑफ एडिशन। चलिए देखते हैं। तो जो दो लॉ होते हैं, एक है ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, दूसरा है पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। ट्रायंगल लॉ कहता है कि अगर आपके पास दो वेक्टर्स हैं ए और बी, बीच का एंगल कितना है? थीटा है। बोलो। तो पहले इनको सेम ऑर्डर में सजाओ। सेम ऑर्डर में सजाने का मतलब हुआ कि एक के हेड पे दूसरे का टेल, दूसरे के हेड पे तीसरे का टेल, तीसरे के हेड पे चौथे का टेल। ऐसा जैसे अभी आप लोग जो बैठे हुए हैं ना, सेम ऑर्डर में बैठे हुए हैं। आप नहीं समझे? कहने का मतलब है इसके पूछ तो नहीं है तुम लोगों का कि अब हम हेड और टेल बोले, लेकिन इसके पीठ की तरफ उसका मुंह है, उसके पीठ की तरफ उसका मुंह है। असेंबली लाइन में जो हम लोग खड़े होते हैं, हम लोग सेम ही ऑर्डर में ना होते हैं। एक की पीठ की तरफ दूसरे का मुंह, दूसरे के पीठ पे तीसरे का मुंह, तीसरे के पीठ पे चौथे का मुंह, है कि नहीं? अब उसी में से एगो पलट जाए अगर, तो ऑर्डर को क्या कर रहा है? तुम लोग रात में ढंग से सोता नहीं है क्या? तुम क्या करता है बताओ, आज आज फैसला हो जाए। तुम्हारा मोबाइल अब सही में हम जब्त करेंगे। हैं? रात में एकदम जाके खूब 8 घंटा 9 घंटा जितना है सोना है सोइए। नींद का कमी मत रखिएगा, वो बेकार की बात है कि एकदम कम सोने से सिलेक्शन होता है। पढ़ाई लिखाई किसका काम है? हाथ गोड़ का काम है? किसका काम है? दिमाग का काम है। देखिए नींद पूरा नहीं होगा, हाथ पैर काम करेगा लेकिन दिमाग काम नहीं करता है। तो आप सोइए बढ़िया से, ठीक है? रात में मोबाइल वोबाइल रख के, ठीक है? क्या बोला? ठीक है, ऐसा नहीं ना है कि कम बहुत कम टाइम मिल रहा है, क्या करे सर?
फोटा तो पूरा करना है, हैं? ऐसा नहीं ना है? कोई बात नहीं यार, डॉक्टर बनो ना तुम, कहीं भी रहेगा। चलो ठीक है, रहने दो। इधर देखो, हाँ दो वेक्टर्स हैं ए और बी, बीच का एंगल कितना है? थीटा है। तो पहले सेम ऑर्डर में सजाइए। सेम ऑर्डर में सजाने का मतलब हुआ कि एक के हेड पे दूसरे का टेल, दूसरे के हेड पे, ये समझ रहे हो? ये सब क्या है? ये सब सेम ऑर्डर है। नहीं ना समझ में आ रहा है तुमको? अरे ये सब क्या है? सेम ऑर्डर में। देख रहे हो, इसके हेड पे इसका टेल है, इसके हेड पे इसका टेल है, इसके हेड पे इसका, सही है, सब सेम ऑर्डर में। तो यहाँ तो दो ही ना है। तो एक काम करते हैं, इस फोटो को फिर से बनाते हैं और इसको हम यहाँ से उठा के यहाँ लेके चले जाते हैं। आप बताइए सेम ऑर्डर में आ गया? दुए को तो है ये है। तो आपको नहीं लग रहा है इसके हेड पे इसका टेल आ गया? मतलब ऐसा खट खट वाला स्थिति होना चाहिए। ठीक है, हाँ। तो जो पहले वाले का टेल है उसको मिला दो आखिरी वाले के हेड से। यही है इन दोनों को जोड़ के मिलने वाला वेक्टर। देखो, दो वेक्टर को जोड़ोगे तो वेक्टर ही ना मिलेगा, तो वो शकल से कैसा दिखेगा देख लो। वो शकल से ऐसा दिखेगा, दिस प्लस दिस इज इक्वल्स टू दिस। और इसको मतलब ये a प्लस बी है और इसको प्यार से बोला जाता है रिजल्टेंट वेक्टर। क्या बोलते हैं? हाँ, जोड़ के मिलने वाला वेक्टर रिजल्टेंट वेक्टर कहलाता है। ये r क्या है बताइए? रिजल्टेंट वेक्टर है। सही है। चलिए पैरेललोग्राम लॉ ऑफ एडिशन देखते हैं। तो पैरेललोग्राम लॉ ऑफ एडिशन में वही दो वेक्टर्स हैं। हमको यहाँ खिसकाने फिसकाने की जरूरत नहीं है, बस इन दोनों को दो साइड्स मानते हुए पैरेललोग्राम ड्रॉ करिए। पैरेललोग्राम का मतलब समझ में आता है? पैरेललोग्राम का मतलब होता है ऐसा ऐसा क्वाड्रिलेटरल जिसके आमने सामने के साइड पैरेलल भी हो और इक्वल भी। ऑब्वियसली इक्वल पैरेलल दोनों होता है। तो ना एक काम करते हैं, इसके पैरेलल हम एक लाइन यहाँ, इसके पैरेलल एक लाइन यहाँ ड्रॉ करते हैं, इसके पैरेलल यहाँ ड्रॉ करते हैं। ठीक है, अब बोलो यार, जैसे तुमको पैरेललोग्राम नहीं दिख रहा है? तो इन दोनों के कॉमन पॉइंट से होकर गुजरने वाला जो डायगोनल होगा वही होगा वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी। अब बोलो, अब सुनो, बात ये है कि अगर हम इसको ट्रायंगल लॉ से बनाते तो क्या करते हैं? इस बी को उठाते हैं, ले आके यहाँ रख देते, ये हो जाता बी। बोलो जल्दी। और उसके बाद पहले वाले के टेल को आखिरी वाले के, तो यही ना मिलता है, और अभी भी तो यही मिल रहा है। इसका मतलब हुआ लॉ कौन सा लगाइए इससे फर्क नहीं पड़ता है, आंसर आपको सेम ही मिलेगा। लेकिन कभी कभी हमारे लिए ये ज़्यादा इजी होगा तो कभी कभी वो ज़्यादा इजी होगा, सिचुएशन के हिसाब से। हालांकि ज़्यादा यूज तो हम लोग इसी का करते हैं क्योंकि इसमें हमको कोई दूसरा फोटो नहीं बनाना पड़ रहा है। समझ में आया? चलिए ठीक है, अब मेरी बात ध्यान से सुनिए और बताइए। अच्छा, एक और बात है, मान लीजिए ए और रिजल्टेंट के बीच का जो एंगल है वो कितना है? अल्फा है। बी और रिजल्टेंट के बीच का एंगल कितना है? बीटा है। अच्छा, ये सही है क्या? सही में इसके और इसके बीच का एंगल अल्फा है? सही में है? ए और रिजल्टेंट के बीच का एंगल सही में अल्फा है? हाँ, क्योंकि दोनों का टेल एक जगह है। यहाँ दोनों का, हाँ ठीक है, यही होगा। चलिए इस केस में ही बताइए, ए और रिजल्टेंट के बीच का एंगल अगर ये अल्फा है, बी और रिजल्टेंट के बीच का एंगल कितना है? बीटा है। तो हमको थोड़ा ये अल्फा बीटा भी पता करना होगा। ठीक है, अब सुनिए, इसका मैग्नीट्यूड अगर मान लिया जाए ए है, इसका मैग्नीट्यूड कितना है? तो रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड कितना होगा ये पता करना है। ए प्लस बी, जैसे जैसे मान लीजिए ये 10 न्यूटन का फोर्स है, ये 10 न्यूटन का फोर्स है, तो ये कितना आएगा? 20 न्यूटन। जा नहीं आएगा क्या? ऐसा है? एक मिनट रुको, अभी हमको तुम लोग कंफ्यूज कर दिया, अभी हमको चेक करने दो। सुनो, 10 न्यूटन का फोर्स है और हम लोग वेक्टर के मैग्नीट्यूड को किसको लेंथ से ही ना रिप्रेजेंट कर रहे हैं आजकल। लेंथ बड़ा है तो मैग्नीट्यूड बड़ा है, तो ये रिप्रेजेंट कर रहा है। देखो यहाँ से लेकर यहाँ तक किसको? 10 न्यूटन के फोर्स को। ये कितना लटक गया? 10 न्यूटन का फोर्स, देखो ये लटक। ठीक है बाबू, फिर ये देखो रिप्रेजेंट करेगा किसको? 10 न्यूटन को। तो ये टोटल यहाँ से यहाँ तक कितना हो गया? तो होना चाहिए ये 20 होना चाहिए।
चेक किया जाए, थोड़ा देखोगे। 20 है ये, अरे 20 है, तुमको नहीं लग रहा है कि 20 से कम है? अरे बोलो। हाँ, फिर से यहां से लेकर यहां तक कितना था? 10 था ना जी। और यहां से लेकर यहां तक कितना था? 10 था। तो ये पूरा 20 है। मैंने लेंथ में ये 20 को ही ना रिप्रेजेंट, ये हाँ। तो ये 20 है कि नहीं, नाप के देख लिया जाए। क्या लग रहा है, रिजल्टेंट 20 आ रहा है, ज्यादा आ रहा है कि कम आ रहा है? उसे कम आ रहा है। तो वेक्टर में 10 + 10 20 हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, यहाँ नहीं है। अरे बोलो ना। ये तो फिर भी चलो ठीक है, 20 से थोड़ा कम दिख रहा है। अब मान लो एक वेक्टर ये होता, ये होता, दूसरा वेक्टर मान लो ये हो, क्या बोलते हो? और मैं कोशिश किया है कि लंबाई में मैं बराबर रखूं दोनों को, है। तो ये यहाँ से लेकर यहाँ तक कितने न्यूटन का फोर्स हो गया बताओ? 10 न्यूटन का फोर्स। ये लेंथ रिप्रेजेंट करता है 10 न्यूटन को। बताओ ये किसको रिप्रेजेंट करता है? तो 20 होना चाहिए, जबकि रिजल्टेंट होगा कितना? तो रिजल्टेंट बस यही ना होगा, पहले वाले के टेल को आखिरी वाले के हेड से। देखेगा ये 20 आ रहा है, 20 आ रहा है, ये तो हमको लग रहा है 10 से छोटा आ रहा है। अब समझ रहे हैं ना? इसका मतलब हुआ कि मतलब ये हमको फील हो रहा है ना कि क्यों मैं कह रहा हूं कि यहाँ 10 + 10 20 नहीं होता है, वो स्केलर में होता है। आप समझ रहे हैं? इट डिपेंड्स अपॉन कि दोनों के बीच का एंगल क्या है। हाँ 20 भी होगा, बिल्कुल होगा। जैसे मान लीजिए कि एक वेक्टर ये है और दूसरा वेक्टर ये है, ये लीजिए, ये भी 10 न्यूटन, वो भी और मैंने सेम ऑर्डर में भी सजाया है। तो लॉ कहता है कि पहले वाले के टेल को आखिरी वाले के हेड से मिला दो। लो देखो बाबू, यहाँ से यहाँ तक कितना है बताओ? 10 है। और फिर यहाँ से यहाँ तक कितना है? 10 है। तो ये टोटल कितना लटक गया? 20। देखते हैं रिजल्टेंट 20 आ रहा है कि नहीं, नाप के देखिए तो एग्जैक्ट 20 आ गया कि नहीं? अरे नहीं आ गया। तो यहाँ 20 हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। आप समझ रहे हैं? तो सवाल है कितना होगा, तो उसका फॉर्मूला आप याद रखिए। डेरिवेशन इंपॉर्टेंट नहीं है, भूलिएगा तो कर लेंगे, लेकिन आप डायरेक्ट फॉर्मूला याद रखिए। कभी अगर आपको रिजल्टेंट चाहिए तो वो √a² + b² + 2ab cos थीटा होता है, जिसमें a क्या है? वेक्टर a का मैग्नीट्यूड, जिसका b क्या है? वेक्टर b का मैग्नीट्यूड, और बाबू थीटा क्या है? तो a और b के बीच का एंगल है। सही है, a और b के बीच का एंगल है। अब सुनिएगा, हमको पता करना है ये अल्फा कितना है। तो अल्फा डायरेक्ट नहीं पता चलता है, हमको tan अल्फा निकालना होता है। तो बताइए अल्फा किसके साथ वाला एंगल है? ए के साथ वाला एंगल है। तो हम यहाँ ए ना लिख के बी लिखते हैं, ट्रिक है याद करने का। जिसके साथ वाला एंगल देख रहे हैं उसको ना लिख के दूसरा वाला लिखेंगे, ठीक है? बोलो। उसके बाद लिखते हैं साइन थीटा। क्या लिखते हैं? साइन थीटा। और डिवाइडेड बाई, अब यहाँ बी आ गया ना, अब आएगा ए प्लस, और फिर बी ही आता है और कॉस थीटा। मैंने ऊपर बी साइन थीटा, नीचे बी कॉस थीटा होता है, बस उसमें हम ए ऐड करते हैं। तो बोलिए tan अल्फा कितना हो गया? बी साइन थीटा डिवाइडेड बाई ए प्लस बी कॉस थीटा। ठीक है। अब अगर हमको tan बीटा चाहिए, तो बीटा किसके साथ वाला एंगल है? बी के साथ वाला एंगल है। तो हम यहाँ बी लिखेंगे ना 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 ना, हम ए लिखेंगे। आप समझ रहे हैं ना? ऐसा याद रखिएगा। बी के साथ वाला एंगल चाहिए तो ए लिखेगा, ए के साथ वाला एंगल चाहिए तो बी लिखेगा, और उसके बाद फिर वही साइन थीटा आएगा। लेकिन अब नीचे में क्या आएगा? बी प्लस ए। समझ में आया? हाँ, ये मतलब आप समझिए कि 99 केसेस में ये इसका यूज होगा। तो ये दोनों जो है 1% केस में आता है। नीटूट में अगर हम चाहें तो ये दोनों फार्मूला हमको नहीं भी याद है, काम चल जाएगा, लेकिन कुछ कहा नहीं जा सकता। अच्छा, एक चीज़ मैं आपको बता देता हूँ। आपने सीबीएसई का ऑब्जेक्टिव देखा है? सीबीएसई बोर्ड का ऑब्जेक्टिव आपने देखा है? कैसा होता है? माने लेवल कैसा होता है? जैसे बिहार बोर्ड का ऑब्जेक्टिव आपने देखा है, वो कैसा होता है? वो बहुत लो लेवल का होता है। ठीक है, मतलब वैसा अगर मान लीजिए कि वो पेपर लेके हमको कहीं किसी को जाके अच्छे आदमी को दिखाना पड़े कि ये बिहार, तो लाज लगने वाली स्थिति हो जाएगा। बहुत घटिया होता है जो इधर 1-2 साल से आ रहा है ना? कोई लेवल ही नहीं होता है। लेकिन सीबीएसई का जो ऑब्जेक्टिव होता है नीट लेवल से ऊपर लेवल का होता है।
आप जाके प्रीवियस ईयर का सीबीएसई बोर्ड के ऑब्जेक्टिव्स देखिएगा, नीट से ऊपर लेवल का होगा, बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछेगा। अब जैसे मैं एग्जांपल देता हूँ, एक क्वेश्चन ऐसा पूछा 2022 में कि एक उसने बोला कि 3 लेटेक्स के स्फेयर्स हैं जिसमें एक पे चार्ज है कुछ, अब अपने से हम बता देते हैं, उतना तो हमको याद नहीं है, 3 है, एक पे है -2e और एक पे है 7e, ऐसा करके, ठीक है। फिर क्या करना है कि बोल रहा है कि तीनों आपस में कांटेक्ट में आते हैं, तो बताइए कितना कितना चार्ज अब उन पर आएगा, ठीक है, कितना कितना चार्ज उन पर आएगा। ऑप्शन बहुत सारा, अच्छा पहले जोड़ के बताओ तो कितना आ रहा है, 8 आ रहा है, 8 आ रहा है, तो कितना कितना चार्ज अब आएगा, तो कुछ कुछ ऑप्शन दिया था, जिसमें एक दे दिया था कि 3, एक दे दिया था मान लीजिए 9e, बोलिए ना, और एक दे दिया था कितना माइनस, कोशिश करिए कि 8 आ जाए, तो 9 3 12 में से कितना गया, तो 8 आया, 4 ही, ऐसा ऐसा करके एक दे देगा, ठीक है। एक दे दिया था 2e और 3.5e, अच्छा कितना हो गया ये, 5.5 हो गया। हाँ सबका नहीं, रेडियस डिफरेंट हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ कितना बताइए, कुछ और बोलिए कि 8 आ जाए, 2.5, अब कुछ दे दिया था 2e -3 आप 4e ऐसा करके, कुछ दे दिया था 7e -2e और 9e ऐसा करके, ठीक है। अब कॉन्सेप्ट देखिए ये होता है कि किसी आइसोलेटेड सिस्टम के नेट चार्ज को कुछ भी करके हम बढ़ा या घटा, जितना है उतना ही रहेगा। ऐसा समझिए ना कि हम लोगों के पास कुछ कुछ पैसा है, 500 मेरे पास है, 200 इसके पास है, 700 उसके पास है, ठीक है, सब मिला के 5000 हुआ और क्लास एकदम चारों तरफ से बंद कर दिया जाए, क्या इस 5000 को हम बढ़ा सकते हैं? 5100 नहीं, उसके लिए भी हमको कहाँ जाना होगा, बाहर कहीं इन्वेस्ट करेंगे तो मे भी 100 रुपया फायदा हो जाए, चाहे उसको हम घटा सकते हैं। तो आइसोलेटेड सिस्टम का नेट चार्ज कंजर्व होता है, तो हमको क्या करना होगा, हमको ये चेक करना होगा कि ये टोटल चार्ज कितना है, कितना है 5e, तो इन तीनों पे भी मिल के 5e होना चाहिए। तो देखिए इसमें भी कितना है बताइए, 5e है, इसमें भी कितना है 5e, जोड़ के देखिए ना पूरा, लेकिन इसमें 5e और इसमें 5e है, 80 आ रहा है क्या? अच्छा हमने बनाया, अच्छा चलो कोई बात नहीं, माय मिस्टेक। हाँ तो इसमें 80, इसमें 80 आ रहा है, इसमें नहीं आ रहा है, इसमें, तो ये दोनों ऑप्शन गलत हो गया। उसके बाद अब इन दोनों में से कौन होगा, कौन होगा, दोनों हो सकता है। तो एक क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज नाम का कॉन्सेप्ट होता है, जो कहता है कोई भी चार्ज होता है वो हमेशा प्लस माइनस, जिसमें n जो होगा वो या तो 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 4, आप समझ रहे हैं। हाँ n कभी भी नहीं हो सकता है 1.5, 2.7, 5/4, ये सब नहीं होगा, आप समझ रहे हैं। तो इसका मतलब हम इसको छाड़ देंगे। देखिए एग्जाम्पल मैंने क्यों दिया, चार्ज की 3 प्रॉपर्टीज दी गई है एनसीईआरटी में। एडिटिविटी ऑफ चार्ज, वो कहता है कि किसी चार्ज को ऐड करना है तो एकदम आप उनको साइन के साथ सीधा सीधा जोड़िएगा, और यही से प्रूफ होता है कि चार्ज एक स्केलर क्वांटिटी है। दूसरी प्रॉपर्टी है क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, तीसरी प्रॉपर्टी है कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। आप यकीन मानिए इस एकलौते क्वेश्चन में वो तीनों प्रॉपर्टी एक साथ पूछ रहा है। कंजर्वेशन ऑफ चार्ज हो गया क्योंकि आपको मिलाना है कि नहीं, एडिटिविटी भी हो गया क्योंकि आपको जोड़ जोड़ के देखना है सबको, और क्वांटाइजेशन भी, आप समझ रहे हैं ना। बहुत अच्छा लेवल होता है सीबीएसई बोर्ड का जो क्वेश्चन होता है, बहुत अच्छे लेवल का होता है, ठीक है, कभी सीधा क्वेश्चन वो नहीं पूछता है। तो नीट का पेपर वही लोग बना रहे हैं इस साल, तो बहुत हद तक उम्मीद है कि लेवल जो होगा वो थोड़ा बढ़ेगा, क्वेश्चंस का लेवल। और उतना जो आ रहा था ना, 100 गो आदमी का 700 आ जाता था, किसी का मुंह उठा के 600 से ऊपर आ जाता है, तो थोड़ा सा हम लोगों को लेवल देखना पड़ेगा, है कि नहीं। ये फॉर्मूला है, याद रहेगा। आगे बढ़ते हैं। आप लोगों को ब्रेक चाहिए क्या है, मैंने कुछ हिलना डुलना चाहते हो, पानी वानी पीना चाहते हो, अरे बोलो ना, तो ब्रेक दे देते हैं 5 मिनट का, देते हैं। तो हमको पानी पिलाओ ना। प्रूफ नहीं करते हैं, छोड़ देते हैं क्या, कुछ बहुत ज्यादा नहीं सीखेंगे इसमें हम लोग। हाँ सुनिए, हम लोग ना 3 केस देखेंगे, छोड़िए इसे हटाइए।
पहला केस है जिसमें एंगल कितना डिग्री है, 0 डिग्री का क्या मतलब हुआ, दोनों वेक्टर्स, तो ये है वेक्टर ए, ये है वेक्टर बी। दूसरा केस है परपेंडिकुलर, मतलब एक ऐसा होगा दूसरा ऐसा होगा, ये दोनों के बीच का एंगल कितना होगा, 90 डिग्री होगा। तीसरा केस है 180 डिग्री का मतलब हुआ एक इधर होगा तो एक इधर होगा, ऐसा है। तो इस केस में हमको रिजल्टेंट पता करना है, तो बाबू फॉर्मूला होगा अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab और कॉस 0 डिग्री ना, यू नो कि कॉस 0 डिग्री होता है 1 लिखते ही मतलब ठीक है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये बन जाएगा ए स्क्वायर प्लस और प्लस कितना 2। अच्छा ये तो ए प्लस बी के होल स्क्वायर का फॉर्मूला, ठीक, गुड, ये ए प्लस बी का होल स्क्वायर है। अच्छा रूट और स्क्वायर एक दूसरे को कैंसिल करेगा और अल्टीमेटली हमको देखिए आंसर मिल जाएगा कितना, ओहो ये कह रहा है ना कि अगर दो वेक्टर्स एकदम सेम डायरेक्शन में हैं तो उनका रिजल्टेंट निकालने के लिए आप उन दोनों को सीधा सीधा जोड़ सकते हैं। ये एग्जाम्पल अभी थोड़ी देर पहले हमने देखा भी था, याद है 10 न्यूटन है, 10 न्यूटन सेम डायरेक्शन में था तो देखा था 20 न्यूटन आ गया था, अरे बोलो ना। और ऐसा भी नहीं है, तो हमको लग रहा है कि अगर आप ये सब कॉन्सेप्ट नहीं भी पढ़े होते हैं तो अगर मैं आपसे पूछता कि बताओ इधर की तरफ है 5 न्यूटन, नहीं रुको 4 न्यूटन लेते हैं, कितना लेते हैं, इधर की तरफ है कितना 4 न्यूटन और इधर ही है 3 न्यूटन, तो बताओ नेट फोर्स कितना होगा 5 न्यूटन, सॉरी 4 न्यूटन है 7 न्यूटन मिल के कितना, क्या कर रहा हूँ मैं, 4 न्यूटन और 3 न्यूटन मिल के कितना, वही तो ऐसा ही बता देते तुम लोग, ठीक है। इसका मतलब सेम डायरेक्शन में रहेगा, सीधा सीधा जोड़ देते हैं, इट विल बिकम 7 न्यूटन। अच्छा एक चीज हमको नहीं समझ में आ रहा है, ये मैंने इसको थोड़ा बड़ा बनाया, इसको छोटा बनाया, इसको इतना इकाई कर दिया मैंने, क्योंकि मैंने इस बात का ख्याल रखा है कि अगर ये अमाउंट में छोटा है तो थोड़ा लेंथ में भी छोटा रहे और ये बड़ा है तो उस हिसाब से ये बड़ा भी रहे, अरे बोलो ना, ठीक है। इस केस में बताइए, एक नहीं रुकिए एक सेकंड, एक चीज और बताना चाहूंगा। आप जानते हैं कॉस थीटा की सबसे मैक्सिमम वैल्यू कितनी होती है, कितनी होती है 1 होती है, ये बताया है मैंने, कहाँ बताया है, जहां मैं ग्राफ बता रहा था, अरे याद है साइन थीटा का ग्राफ ये होता है और कॉस थीटा का ग्राफ यहाँ से शुरू होता है, माने नेगेटिव में भी जाता है, तो याद है ये ज़्यादा से ज़्यादा 1 हुआ करता था और ये कम कम कितना हुआ करता था, और ये भी ज़्यादा से ज़्यादा 1 कम से कम, बहुत बढ़िया। तो साइन थीटा की वैल्यू 1, सॉरी कॉस थीटा की वैल्यू 1, कॉस थीटा की सबसे मैक्सिमम, यानी जो हमने यहाँ 1 लिखा है ना वो सबसे मैक्सिमम वैल्यू ऑफ कॉस थीटा लिखा है। तो इधर अगर हम लोग इधर अगर हम इसको मैक्सिमम कर रहे हैं तो ये चीज भी मैक्सिमम होगा ना, ये ना मैक्सिमम रिजल्टेंट होता है, ये क्या होता है क्या मतलब हुआ कि 4 न्यूटन और 3 न्यूटन फोर्स दे दिया गया, बोला गया इसको ऐसे अप्लाई करो कि एकदम हमको मैक्सिमम रिजल्ट मिले। हम कैसे अप्लाई करेंगे, सेम डायरेक्शन में, अरे बोलो ना, सेम डायरेक्शन में अप्लाई करेंगे। जैसे मान लीजिए कि उस अलमीरा को हमको खिसकाना है, 2 आदमी हैं, तो वो कैसे फोर्स लगाएंगे, ऐसा क्या कि एक इधर से लगाएगा और उधर से लगाएगा, नहीं, वो भी समझ रहा है कि खिसकाना है तो ज़्यादा फोर्स चाहिए, तो दोनों सेम ही डायरेक्शन, भले फिजिक्स नहीं पढ़ा है तो क्या है, लेकिन दोनों सेम ही डायरेक्शन में फोर्स लगाएगा, अब इधर से लगाए चाहे उधर से लगाए, लेकिन सेम डायरेक्शन। मैक्सिमम रिजल्टेंट मिलता है 0 डिग्री पे, याद रखिएगा, और वो होता कितना है a प्लस बी होता है, ठीक है। इस केस में आएंगे हम लोग, रिजल्टेंट के लिए हम लोग लिखेंगे अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab और कितना कॉस 90 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है, खत्म हो गया ये पूरा खत्म, तो ये हो जाएगा अंडर, अच्छा ये तो हमको लग रहा है, ये तो हमको लग रहा है कि बिना फॉर्मूला के भी हम लोग निकाल सकते थे, कैसे बताऊं, आप ना लॉ ऑफ पैरेललोग्राम लगाइए, लॉ ऑफ पैरेललोग्राम लगाइएगा, इसके पैरेलल एक लाइन आप यहाँ ड्रॉ करिएगा, आप समझे ही नहीं, इसके पैरेलल एक लाइन आप यहाँ ड्रॉ करिएगा, यही ना होगा रिजल्टेंट। अब तुम बताओ बाबू, इसका मैग्नीट्यूड a है का मतलब इसका लेंथ a है, इसका मैग्नीट्यूड b है का मतलब इसका लेंथ b है, और इसका मैग्नीट्यूड पूछा जा रहा है का मतलब इसका लेंथ पूछा जा रहा है, तो क्या ये एक रेक्टेंगल नहीं हो गया, रेक्टेंगल का डायगोनल कितना होता है अंडर रूट दिस स्क्वायर प्लस, और ये तो हम पाइथागोरस थ्योरम से बता सकते हैं, अगर ये a है ये b है तो ये हो जाएगा अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस क्या, ये समझ में आ रहा है, ये पाइथागोरस थ्योरम है ये, तो हम तो फोटो बना के भी बता सकते थे,
फॉर्मूला भी हमको वही बता रहा है। तो ये याद रखने वाला केस है। दो वेक्टर्स अगर परपेंडिकुलर, बहुत यूज होता है ये, तो उनका रिजल्टेंट कितना होता है? अंडर रूट। आप लोग देखिए, ये जो छोटा छोटा चीज है जो मैं बोलता हूँ याद रखने की चीज है ना, एक बिल्कुल शॉर्ट नोट्स वाला कॉपी बना के उसमें रिवाइज करते समय ये सब चीज लिखिएगा जरूर। सही है? ठीक है। इसमें बताइए, इसमें रिजल्टेंट का क्या फॉर्मूला होगा? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab और कॉस 180 डिग्री ना हो गया। अब बाबू कॉस 180 डिग्री होता है -1। सुनिएगा एक मिनट, जो आंसर यहाँ होता है जस्ट उसका नेगेटिव यहाँ होता है। तो कॉस 0 डिग्री कितना? तो कॉस 180 कितना? -1। अब समझ रहे हैं? चलिए ठीक है, तो बताइए ये क्या हो गया? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab और -1 ना, माइनस इसको बना देगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। अरे ये तो a माइनस बी के होल स्क्वायर का फॉर्मूला है, तो ये बन जाएगा a माइनस बी के होल स्क्वायर और ऊपर में रूट है। चलिए, तो जब हम इसको यहाँ से कैंसिल करेंगे तो हम लिखेंगे a माइनस, लेकिन ये मॉड पता नहीं क्यों लगा दिया मैंने मॉड लगा दिया। ये क्या कर दिया मैंने? हमको तो उसको खाली कैंसिल करके a माइनस बी लिखना चाहिए। अब सुनिए, रीजन मैं बताता हूँ आपको। पहली बात तो ये याद रखिएगा हमेशा जीवन में कि रूट का आंसर कभी नेगेटिव, ये मैंने बहुत फुर्सत से तुमको समझाया है। रूट अंडर 4 सिर्फ कितना होता है? वो मन का वहम है तुम्हारे, अगर तुमको लग रहा है +-2 होता है। समझाया है ना? हाँ, रूट का आंसर बाबू कभी नेगेटिव होता ही नहीं है। और दूसरी बात कि हम लोग निकाल क्या रहे हैं? मैग्नीट्यूड ना निकाल रहे हैं। मैग्नीट्यूड भी कभी नेगेटिव नहीं होता है। तो ये मैंने मॉड एक डर की वजह से लगा दिया है, क्योंकि मुझको नहीं पता है ए बड़ा है कि बी बड़ा है। आप समझे नहीं? अगर मैं खाली a माइनस बी लिख देता ना, बोलो ना, तो अगर a बड़ा होता b छोटा होता तो आंसर प्लस में आ जाता। लेकिन अगर कहीं b बड़ा हो गया और a छोटा हो गया तब आंसर क्या आ जाएगा? तो खाली a माइनस बी लिख दूंगा तो ये तो चीज नेगेटिव हो गया। तो इसीलिए डर की वजह से मैंने मॉड लगा दिया, ताकि अगर ये कभी नेगेटिव भी आए तो मॉड उसको वापस से क्या बना दे? पॉजिटिव बना दे। जैसे बाबू ये 3 है और ये 4 है, चाहे ऐसा करो, ये 4 है और ये 3 है, तो आंसर कितना आएगा? 1 आएगा, √1 आएगा। अरे बोलो। हाँ, नहीं सॉरी, ये तो यहाँ करें हम लोग। हाँ, ए अगर 4 है और ये 3 है तो आंसर कितना आएगा? 1 आएगा। लेकिन अगर ये 3 है और ये 4 है तो आंसर कितना आ जाएगा? -1। अब मॉड उसको बना देगा वापस से 1। ठीक है, अब सुनिएगा ध्यान से। एक ब्लॉक है, इधर की तरफ लगा है 4 न्यूटन का फोर्स और इधर की तरफ लगा है 3। बताओ तो नेट फोर्स कितना होगा? ये तो हमको लग रहा है कि आप ये सब नहीं भी पढ़े होते तो आप बता देते हैं कि अच्छा सर इधर 4 लग रहा है उधर 3 लग रहा है, आंसर कितना आएगा? 1 न्यूटन आएगा। हाँ, इधर की तरफ आएगा, ठीक है, डायरेक्शन इधर होगा क्योंकि बड़ा वाला फोर्स इधर ना है। लेकिन अगर मैंने तुमसे ये पूछा होता कि इधर है 4 न्यूटन, इधर है क्या 3 न्यूटन, अब आंसर कितना आएगा? कितना है? हाँ वो ठीक है, तुम हमको इसमें बताओ ना क्या होगा? 1 होगा। किधर होगा? उधर होगा, मतलब इधर उधर डायरेक्शन में बदलाव आया है, बाकी मैग्नीट्यूड तो वही है। तो मैं कह रहा हूं कि इसका आंसर भी तुमने 1 ही बताया, इसका आंसर भी तुमने, यानी ये तुम पहले से जानते हो कि हमको नेगेटिव में आंसर बताना नहीं है। अरे बोलो। और सुनो एक मिनट, इसका मतलब बस ये है ना, मॉड का मतलब बस ये है कि जब घटाना ना तब बिगर में से स्मॉलर को तुम घटा, और वही काम तुम यहाँ कर भी रहे थे। तो बड़ा वाला में छोटा वाला घटा के आंसर बता देना। सही है। एक बात और, कॉस थीटा की मिनिमम वैल्यू कितनी होती है? तो ये मैंने क्या कॉस थीटा की सबसे मिनिमम वैल्यू लिखी है, इससे हमारा रिजल्टेंट भी बन जाता है सबसे क्या? मिनिमम। ये समझ में आ रहा है? रिजल्टेंट भी हो जाता है सबसे, तो मिनिमम रिजल्टेंट होता है a माइनस, मॉड वर्ड सब भूल जाओ, ठीक है, बस इतना समझो, बड़े वाले में से छोटे वाले को घटा दो। तो मैक्सिमम रिजल्टेंट कितना होता है? दोनों को सीधा सीधा जोड़ दो, और वो कब मिलेगा हमको? 0 डिग्री, सेम डायरेक्शन। सही है। मिनिमम रिजल्टेंट कब मिलेगा? जब एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में, कम से कम, अब उससे कम नहीं होगा। ठीक है, आइए इस चीज को हम समझते हैं। पहले कॉन्सेप्ट तो तुम इतना समझ लो कि रिजल्टेंट जो होता है, जैसे a प्लस बी का जो मैग्नीट्यूड होगा ना बाबू,
वो ज़्यादा से ज़्यादा होगा तो a प्लस, कम से कम होगा तो a माइनस बी, जिसमें हम इसको बड़ा मान रहे हैं और इसको छोटा मान रहे हैं। अब बोलो ये कब मिलता है बताओ फिर से? 0 डिग्री पर। ये कब मिलता है? 180 डिग्री पे। सही है। तो कॉन्सेप्ट है कि 0 डिग्री पे रिजल्टेंट मैक्सिमम होता है और 180 डिग्री तक आते आते रिजल्टेंट सबसे मिनिमम हो जाए। मैथमेटिकली तो सब समझ में आया। आइए ज्योमेट्रिकली इस चीज को फील करके हम लोग देखते हैं कि 0 डिग्री पे कैसे रिजल्टेंट सबसे मैक्सिमम आ रहा है और 180 डिग्री पे सबसे मिनिमम आ रहा है। आइए समझते हैं। तो ये दो वेक्टर्स है ए एंड बी, तो दोनों को मैंने सेम ऑर्डर में सजा दिया। तो बताओ रिजल्टेंट कितना होगा? पहले वाले के टेल को आखिरी वाले के हेड से मिला दिया जाए। अच्छा ये समझ में आता है ना? स्पीड बहुत ज़्यादा नहीं ना है? है ठीक है ना? हाँ मिला दो, लो हो गया, रिजल्टेंट है ये। हाँ अब हम थोड़ा सा एंगल को बढ़ाते हैं। जा अरे अभी दोनों के बीच का एंगल 0 डिग्री ना है, थोड़ा घुमाएंगे तो एंगल वो बढ़वे ना करेगा। चलो घुमा देते हैं भाई, अभी भी वही मैग्नीट्यूड वाला। अरे समझ रहे हो? हाँ ठीक है। अब जो रिजल्टेंट आएगा उसके लिए हम पहले वाले के टेल को आखिरी वाले के हेड से, क्या लग रहा है उतना ही बड़ा है कि थोड़ा छोटा हो गया ये? हाँ दिखना चाहिए छोटा हो गया ना, यानी थोड़ा एंगल बढ़ाया तो रिजल्टेंट थोड़ा छोटा हो गया। एंगल और बढ़ाते हैं, मान लो कि अभी ये 60 डिग्री, अभी हम 90 डिग्री कर देते हैं। ए और बी के रिजल्टेंट आपको नहीं लग रहा और छोटा हो गया? थोड़ा और घुमा देते हैं, और घुमा देते हैं और 90। हाँ अच्छा, इतना पहले मैं तुमको समझा दूं कि इसके और इसके बीच का एंगल ये नहीं है। कौन है? ये है। ये समझ में आ रहा है ना? हाँ ठीक है। तो अब जो रिजल्टेंट होगा बाबू वो ये वाला ना होगा, इसको नहीं लगा और छोटा हो गया। एकदम घुमा के 180 डिग्री कर देंगे तो रिजल्टेंट छोटू सा आ गया कि नहीं? इतना मैक्सिमम रिजल्टेंट हमको कहाँ मिला था? 0 डिग्री। मिनिमम रिजल्टेंट हमको कहाँ मिल रहा है? 180। ये समझ में आया? और रिजल्टेंट लगातार छोटा होता जा रहा था। लेकिन सुनिए एक मिनट, अब अगर हम थोड़ा इसको और घुमा दें तो रिजल्टेंट क्या वापस बढ़ने नहीं लगा है? तो सबसे छोटा कब था? वही 0 डिग्री, 180 डिग्री। क्या बोल रहा हूँ मैं? सबसे छोटा है, सॉरी सबसे बड़ा कब था? और सबसे छोटा 180 डिग्री पे। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। ये चीज़ बोल रहा है, पढ़ लेना जो मैंने समझाया है। एक और बात सुनिए, दो वेक्टर्स हैं, उनका मैग्नीट्यूड सेम है, लेकिन बोलो मान लीजिए कि ये वेक्टर ए है बी है, तो अब चूंकि डायरेक्शन अलग है इसीलिए इसको वेक्टर ए और इसको भी वेक्टर ए नहीं तो नहीं बोला जा सकता है। नहीं मैग्नीट्यूड सेम है, इसका मैग्नीट्यूड मान लीजिए एक्स है, इसका मैग्नीट्यूड मान लीजिए कितना है? एक्स है। तो रिजल्टेंट निकाला जाए, क्या करोगे? लॉ पैरेललोग्राम लगा लो, इसके पैरेलल लाइन इधर, इसके पैरेलल लाइन इधर। ये लाइन दिख रहा है तुमको? तो यही ना रिजल्टेंट होगा। पता है कॉन्सेप्ट क्या है? कॉन्सेप्ट ये है कि रिजल्टेंट एकदम बीचों बीच होगा। जा अरे जितना बड़ा ये है उतना ही बड़ा, तो रिजल्टेंट कहाँ होगा? एकदम बीचों बीच। मैंने मान लो कि अगर ये मान लो 110 डिग्री है ना, तो ये 55 डिग्री होगा। ये भी कितना? ये अगर 120 डिग्री है तो ये भी 60 होगा। ये तुमको समझ में आ रहा है? बहुत छोटा सा कॉन्सेप्ट है लेकिन बड़ा यूजफुल है, बहुत जगह यूज होता है इसका। ठीक है, यानी कि अगर ये थीटा है तो ये भी कितना होगा? थीटा हो जाएगा। और कॉन्सेप्ट ये है कि अगर ए बराबर नहीं, मैग्नीट्यूड ऑफ ए बराबर मैग्नीट्यूड ऑफ बी, रिजल्टेंट ऑफ टू वेक्टर्स विल बी, हाँ ऑफ इक्वल मैग्नीट्यूड है, विल बी क्या? एट देयर बाइसेक्टर। लेकिन मान लीजिए एक बड़ा है एक छोटा है, फिर लॉ पैरेललोग्राम लगाएं। इसके पैरेलल एक लाइन उधर, इसके पैरेलल एक लाइन ये तुमको दिख रहा है पैरेललोग्राम? तो मिलाया जाए। अभी तुम बताओ कि क्या लग रहा है? एकदम बीच में है क्या? क्या लग रहा है? जितना एंगल ये है उतना ही एंगल ये है क्या? साफ साफ दिख रहा है, अल्फा छोटा है बीटा बड़ा है। तो कॉन्सेप्ट ये है कि रिजल्टेंट जो होता है वो बड़े वाले वेक्टर की तरफ थोड़ा ज्यादा झुका रहता है। आप समझे नहीं? अरे किसकी तरफ ज्यादा झुका है? ये जाहिर है, जैसे हमारी न्याय व्यवस्था जो है, मान लीजिए दो आदमी में लफड़ा हुआ, अब एक आदमी बहुत अरबपति है, एक आदमी बेचारा गरीब है, रिक्शा उक्सा चलाता है, तो तुमको क्या लग रहा है उसको कभी जिंदगी में इंसाफ मिलेगा? तो हमारी न्याय व्यवस्था किसकी तरफ थोड़ा ज्यादा झुकी हुई है? बड़े लोगों की तरफ। किसी बहुत बड़े, तुम देखो बाबू, अगर कोई साइकिल चुरा लेता है ना, साइकिल चुरा ले, खूब पिटाता भी है,
उस पर केस वोस भी होता है, कचहरी उचहरी में भी उसको बार बार जाना पड़ता है। लेकिन जो नेता लोग हैं ना, वो अरबों खरबों चुराता है। यानी इलेक्शन जीतने से पहले मुश्किल से किसी तरीके से गुजारा कर रहा था। बोलिए, अब नाम वाम मैं नहीं लूँगा, लेकिन बहुत सारे एग्जाम्पल आप देख सकते हैं। लेकिन वही 5 साल विधायक रह गया, चाहे मुखिया रह गया, अब ट्रैक्टर वैक्टर सब खरीद लेगा, एकदम बढ़िया घर बनवा ले। क्या दुनिया नहीं समझ रही है कि ये उसकी सैलरी से नहीं हो रहा है? तो कहाँ से हो रहा है? वो जो मिल रहा है उसको पैसा आपके ऊपर खर्च करने के लिए वहाँ से हो रहा है। लेकिन उसको कभी कुछ होता है क्या? कुछ नहीं होता है। फिर भी हम लोग उसका झंडा ढोते हैं। हम जानते हैं कि मेरे ही में से चुरा के ये इतना बड़ा बना है, फिर भी हम। तो वही बात है, ये बड़ा है तो इसकी तरफ रिजल्टेंट थोड़ा ज़्यादा झुका रहेगा। वही बात यहाँ पर बोला जा रहा है। ठीक है, कॉन्सेप्ट समझिएगा। इसका आंसर बता दीजिए। मैं चाहूंगा कॉपी में फोटो ड्रॉ करिए, रिजल्टेंट दिखाइए कि कहाँ है। तो जाहिर सी बात है उसके लिए आपको लॉ पैरेललोग्राम लगाना पड़ेगा। फिर मैग्नीट्यूड भी बताइए। पहले मैग्नीट्यूड ही बताइए, बाद में मैं डायरेक्शन पूछूंगा। देखिए, खाने का कुछ प्रेफरेंस अगर आपका है कि हम ये चीज़ स्पेशली खाते हैं सर, चाहे ये चीज़ हम नहीं खाते हैं, तो आप हमको पहले बता दीजिएगा, उस हिसाब से मैनेज होगा। ठीक है, ऐसा नहीं है कि ज़बरदस्ती अब हम जो बोल रहे हैं वही। कद्दू और दोनों एक ही चीज़ होता है। अच्छा, कद्दू में मतलब तुम कद्दू खाता ही नहीं है, कुछ भी हो जाए। अच्छा ठीक, देखने में तो आंख बंद करके खाना। ठीक है मुंह में भी तुम्हारी आंख नहीं ना है। अच्छा ठीक है, तो चलो कद्दू। और कुछ? आप लोग नॉनवेज खाइएगा क्या है? अच्छा हाँ, फिर से बताओ कौन कौन नॉनवेज नहीं खाता है इसमें? तो तुम लोग नहीं खाता, नॉनवेज खाता ही नहीं है। तुम्हारा क्या मतलब, दवाई वाई की वजह से? अच्छा तुम जी, मैंने कभी खा लेते हैं, हमेशा मिलता है तो खाती ही नहीं, छोड़ दियो। तुम भी नहीं खाती हो? ओ, खाली तुम दोनों खाता है। अच्छा ठीक है, अब हम बोल देंगे। तो अचार भात तुम लोग खा लेगा जिस दिन नॉन वेज आएगा। अच्छा ऐसा नहीं कि रस वस खा लेंगे सर, तो उसी में 2 आलू डलवा देते हैं। होता है, मेरा एक दोस्त है, रस खा लेता है, चिकन छोड़ देता है, लेकिन वो वेजिटेरियन है तो रस में प्याजे ना रहता है। हाँ, कभी कभी ज्यादा गल गया तो थोड़ा बहुत तो मटेरियल चलिए जाता है उसमें। मैंने वो पहले खाता था, फिर छोड़ दिया, तो चलता है। हाँ हो गया होगा ना आपसे। चलिए एक बार मैं थोड़ा चेक करूँ। सबसे पहले रुकिए, आप रिजल्टेंट ड्रॉ करिए, वो ज़्यादा जरूरी है। फॉर्मूला तो कोई भी लगाता है। कहाँ होगा रिजल्टेंट, शक्ल से वो कैसा दिखेगा? हाँ नहीं नहीं, तो ऐसे थोड़े अपने से बना देंगे। इसके पैरेलल खींचो ना, एक लाइन इधर खींचो, इसके पैरेलल एक लाइन इधर खींचो। नहीं तो पैरेलल दिखना चाहिए, कहाँ दिख रहा है? नहीं, अभी भी नहीं दिख रहा है। फिर से काटो। ठीक है, ये 10 न्यूटन है और ये कितना है? पहले तो बाबू 10 न्यूटन और 5 न्यूटन तुम एकदम बराबर बना दिए, है कि नहीं? ये भी तो देखना है कि 10 न्यूटन बड़ा है, 5 न्यूटन थोड़ा छोटा है, वैसा बनाना है। अब इसके पैरेलल ही खींच रही हो तो एकदम देखो ना, एकदम नाप लो, ले जाओ एकदम यहाँ ले जाओ, ऐसा समझ रही है? ऐसा करो, इसका नाप लो, ऐसे ले जाओ, करो पैरेलल हमको पहले को। अच्छा ये लड़की को देखो, एकदम पैरेललोग्राम सही बनाई है, लेकिन यहाँ कहाँ लटक गई है? बाद में का क्या होता है, उसको हम लेके जाइए एकदम, हाँ वहां तक जाइए, ये पैरेलल देखें तुम्हारा। चलिए, और उसके बाद रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड कितना होगा? अंडर रूट 5 का स्क्वायर प्लस 10 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 5 इंटू 10 इंटू कितना आ रहा है? 100। कितना आंसर है? 175। रिजल्टेंट तुम्हारा कहाँ है? हाँ ठीक है, गुड। देखें, ये तुम क्या कर दिया है, ऐसा लग रहा है कि जैसे ये कौन सा, ये हमको तो पैरेललोग्राम नजर ही नहीं। ये तो हमको लग रहा है ट्रायंगल तुम बना दिया है। जब तुम ये 10 न्यूटन बनाया और ये क्या बनाया, 5 न्यूटन बनाया, तो इसके पैरेलल एक लाइन तुमको यहाँ ड्रॉ करना है।
इसके पैरेलल यहाँ, वो एकदम बर्फी की तरह ऐसा दिखना चाहिए। ठीक है, करो, ड्रॉ करो, तुम्हारा क्या होगा, ड्रॉ करके दिखाओ, ड्रॉ करके दिखाओ रिजल्टेंट। अच्छा, फिर गड़बड़ है, तुमको नहीं लग रहा है, लाओगे? इसके पैरेलल अगर हम एक लाइन यहाँ ड्रॉ करते हैं और इसके पैरेलल यहाँ ड्रॉ करते हैं तो ये ना रिजल्टेंट होगा। और तुम कहाँ उधर भेज दिया है। एकदम सही ड्रॉ किया है। हाँ 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 हाँ। वो तुम ऐसा किया है कि 60 है तो सर 1:2 है तो एंगल भी 1:2 में टूटेगा, तो 20 डिग्री या 40 डिग्री। हाँ हाँ 60 है, चलो ठीक है। हाँ cos 60 ही ना रखेंगे। फिर तुम कैसे बने? कौन दुनिया में बोलेगा कि ये पैरेलल है? तुम खुद ही बताओ, ये और ये पैरेलल है। एक लाइन ऐसा है और एक लाइन ऐसा है, ये पैरेलल है। एक लाइन ऐसा है तो दूसरा लाइन भी ऐसा होना चाहिए। फिर से ड्रॉ करो, तुम करवाओ इससे ड्रॉ। हाँ अरे यार तुम पागल, पहले तो सीधा कर दिया और ऊपर से जब यहाँ तक है तो यहीं तक रुकना ना पड़ेगा। तुम छेद के आगे निकल गया। करो फिर से बना। तो इसके पैरेलल ये ना है जी। है? हाँ कर दो, ठीक है। क्या है ये कौन इसको रिजल्टेंट मानेगा? ये एकदम नहीं है ये। हाँ तुम ट्रायंगल लो बनाया है। ट्रायंगल लो कहाँ है, यहाँ पैरेललोग्राम लगा। ट्रायंगल लो के लिए हमको एक अलावा फोटो बनाना पड़ता है ना। ना ना उतना नहीं, पैरेललोग्राम से करो, पैरेललोग्राम से बना। देखें तुम लोग सुधार लिया अपना। कहाँ गया इसका, देखें। हाँ जाओ की हो। हाँ सब सही जा रही है, ठीक है करो। 5√7 आ रहा है, 5√7 आ रहा है। चुरा चुरा के बना रही। हाँ ठीक है, तो इसका पैरेलल ये हो गया, इसका पैरेलल ये हो गया, रिजल्टेंट हुआ आगे। ठीक है, पहले आपको रिजल्टेंट ड्रॉ करने आना ही चाहिए। ठीक है, हाँ सुनिए, इसके पैरेलल हम क्या करेंगे, एक लाइन यहाँ ड्रॉ करेंगे। अरे तो पैरेलल दिखना चाहिए कि पैरेलल है। अब देख रहे हैं इसका पैरेलल कौन ऐसा बनाया है तो कौन सीधे इधर कर। अरे इतना भारी काम हो गया तुम्हारे लिए, इसका पैरेलल एक लाइन यहाँ ड्रॉ करना है। कैसा होगा, इसके पैरेलल ड्रॉ करोगे तो ऐसा ही ना होगा। नहीं लग रहा है कि इसके पैरेलल ये है। अब क्या करेंगे, यहाँ से इसको हम ना मिलाएंगे। अब किसी को हम देख रहे हैं कि छेद के बाहर निकल गए, किसी को देख रहे हैं कि यहाँ ड्रॉ किया है और यहाँ पहुंचा दिया है। तुम नौसिखिया की तरह काम करता है। ठीक है, तो रिजल्टेंट कौन हुआ, ये ना हुआ। तो रिजल्टेंट भी एक तरीके का फोर्स ही होगा, तो हम इसको एफ नेट कह दें। अरे इसको एक काम करिए, कह दीजिए F1, इसको क्या कह दीजिए F2 कह दीजिए, और इसको तब F नेट बोल दिया जाए। तो पहले तो F नेट का मैग्नीट्यूड निकाला जाए, तो वो हो जाएगा अंडर रूट क्या, A² प्लस B² प्लस 2AB, और cos थीटा में हम 60 पुट कर लेंगे बाद में। हाँ कितना आ जाएगा बोलिए, 10 का स्क्वायर प्लस क्या 5 का स्क्वायर, अब प्लस 2 गुना 10 गुना क्या 5, और इंटू कॉस 60 डिग्री। यू नो कि कॉस 60 डिग्री जो होता है वो कितना होता है तो 100 प्लस 25 प्लस 50 आ रहा है, और इंटू 1/2 कट जाएगा 25। अच्छा अच्छा अच्छा, तुम लोग डायरेक्ट आंसर हमको बता दिए हैं। ठीक है, मैंने तुम कहना चाह रहे हो कि सर ये 1/2 होगा तो 2 से 2 कट जाएगा। ठीक है, अब इतना तो कर लिए होगे तुम, तो 50, तो ये अंडर रूट कितना आ रहा है। अच्छा एक और बात है, जो आंसर होगा वो आपका न्यूटन में आएगा, इस बात का भी ख्याल रखिएगा, क्योंकि हम फोर्स निकाल रहे हैं। तो ये 175 आ रहा है क्या, और सही बात बोल रहे हो, 25 सतह 175 होता है, तो 25 5 बन के बाहर निकलेगा, योर आंसर विल बी 5√7 न्यूटन। लेकिन सुनिए, इतना खाली बताने से नंबर कट जाएगा, नहीं मिलेगा आपको पूरा नंबर, आपको अब डायरेक्शन भी बताना पड़ेगा। तो डायरेक्शन हम कैसे बताते हैं, एंगल से बताते हैं। डायरेक्शन एंगल से ही ना बताया जाता है। तो अगर ये वाले एंगल को हम अल्फा बोल दें तो हमको लिखना होगा tan अल्फा। क्या लिखना होगा, tan अल्फा। tan अल्फा बताइए, अल्फा किसके साथ वाला एंगल है, 10 के साथ वाला एंगल है, यानी F1 के साथ वाला एंगल है।
तो हम यहाँ F1 लिखेंगे, अरे F2 लिखेंगे, या फिर साइन कितना, थीटा का मतलब वही 60 डिग्री, और डिवाइडेड बाई F1 प्लस, ये तुमको समझ में आ रहा है? तो बताओ F2 कितना है, 5 है, और साइन 60 डिग्री डिवाइडेड बाई 10 प्लस 5 साइन कितना है, तेरे की कॉस ना होगा 5, और कॉस कितना 60 डिग्री, तो ये 5 हो जाएगा, साइन 60 डिग्री √3/2 होता है, 10 प्लस 1/2 हो जाएगा, ऐसा ही ना होगा? क्या कर रहे हैं हम? मैं समझ गया, यहाँ 5 से यही ना, हाँ ऐसा कुछ हो जाएगा, ठीक है। बाकी आप अपना सॉल्व करते रहिए। ऊपर ऊपर आ गया 5√2 क्या 2, और नीचवा कितना आ जाएगा 25/25 कितना 2, तो ये 2 से 2 कट गया, 5 से ये 5 बार होगा, √3 कितना 5 आ गया, क्या tan अल्फा। तो अल्फा कितना है ये बताना है, तो tan को उधर लेके जाएंगे। आप जानते हैं ये बात? जैसे सुनिए एक मिनट, सिर्फ √3 आता मजा आ जाता है यार, सिर्फ √3 होता तो क्या होता, तो बोल देते हैं अल्फा बराबर 60 डिग्री, क्योंकि tan 60 डिग्री ही ना √3 होता है, लेकिन आया है √3/5। अब हमको नहीं पता है कितना होता है, तो कुछ नहीं करेंगे, अल्फा इज इक्वल टू लिख देंगे हम लोग tan इनवर्स √3/5। tan जब इधर आएगा तो पावर में -1 लगा दिया जाता है और इसको इनवर्स पढ़ा जाता है। बोलो ना, साइन अल्फा होता तो साइन इधर आके क्या बन जाता है, साइन इनवर्स, कॉस इधर आके बनता कॉस इनवर्स, ठीक है। चलिए, तो इसको पूरा बढ़िया से बताना होगा, तो क्या बताएंगे, रिजल्टेंट फोर्स कैसा है बताइए। चलिए मैं यहाँ लिखता हूँ रिजल्टेंट फोर्स के बारे में, देखिए कैसे पूरा पता बताया जाता है। नेट फोर्स कितना है पहले तो बताओ, 5√7 न्यूटन एट एन एंगल ऑफ कितना tan इनवर्स √3/5 विथ F1। लेकिन एक और बात है, खाली इतना बता दोगे कि F1 से उतने एंगल पे है तो जाने वाला इधर भी जा सकता है, ये भी बताना पड़ेगा। इन 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 एक मिनट रुकिए ना, इन एंटी क्लॉकवाइज मैनर, बोलो एंटी क्लॉकवाइज मैनर, बिल्कुल। तो इन क्या बताइए, एंटी क्लॉकवाइज मैनर, मैनर वर्ड यूज होता है, चाहे एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन भी बोल सकते हैं, तो एकदम भरपेट आपको नंबर मिल जाएगा इससे, ठीक है। इसमें किसी को कुछ लिखना है क्या, लिखना है, आगे बढ़ सकते हैं। चलिए ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। सुनिए इसका बताइए, कोशिश करिए ना, फोटो बनाइए ना, पहले जो दिया है फोटो बनाइए। अच्छा डाइन बोला है, डाइन समझते हो, डाइन क्या होता है, फोर्स का एक यूनिट होता है, फोर्स का न्यूटन जैसे होता है ना वैसे डाइन होता है। तो 10⁵ डाइन माने 1 न्यूटन जो होता है ना वो 10⁵, देखो हम लोग वो जो बोलते हैं वो डायन होता है एक्चुअली, अरे वो जो नहीं होती है सब जो मंत्र अंतर पढ़ के आपको वश में कर लेती है, वो कौन होती है सर, वो डायन होती है। भले भोजपुरी में हम लोग डाइन बोल देते हैं, तो ये डाइन है। तो 1 न्यूटन बराबर 10⁵ डाइन होता है। हाँ, 10⁵ का मतलब 1 लाख होता है। तो आप कह सकते हैं कि 1 लाख डाइन मरी होगी तो 1 न्यूटन पैदा हुआ होगा। फोटो बनाओ, आंसर बताओ। हो गया, क्या बोलता है, दूगो फोर्स बोल रहा है क्या, ए और बी नाम का दूगो फोर्स है, और दोनों के बीच का एंगल कितना है 90 डिग्री, बहुत अच्छा। जिसमें से ए का मैग्नीट्यूड 9 डाइन है और दूसरे का कितना है 3√3 डाइन है, बहुत बढ़िया।
रिजल्टेंट अगर ए के साथ अल्फा एंगल बता रहा है तो आपको अल्फा बताना है, आपको मैग्नीट्यूड यहाँ बताना ही नहीं है, आपको बस एंगल बताना है। आंसर आ गया? अच्छा 30 डिग्री कैसे बनाया है? अच्छा आप डायरेक्ट किए हैं, अल्फा बताना है, tan अल्फा नहीं। मैग्नीट्यूड √118 है, ठीक है, हालांकि मैग्नीट्यूड पूछा नहीं है। हो गया? आया? कितना आया? 30 डिग्री आ जा रहा है। कैसा किया? चलिए ठीक है, गुड। बोलो तुम लोग देखे बाबू, सही है, फोटो ड्रॉ करिए आप आराम से। तो रिजल्टेंट किधर होगा? हाँ तो बनाइए ना उसको, ऐसे ऐसे करिए, ठीक है। देखिए मेहनत करने से ना होता है सब चीज़ें, है कि नहीं? इधर इधर जाइए, तो यही ना अल्फा है, तो हमको यही अल्फा चाहिए। तो tan अल्फा बराबर क्या पढ़े हैं? देखें, तुम कहें लिफाफा बना रही है, ये बी है, तो एक किसको मानी है? अच्छा इसको ये मान ली है, ठीक है, कोई बात नहीं है। तो ये तुम्हारा 9 डाइन है, तो हमको ना ये वाला एंगल बताना है। रिजल्टेंट ये होगा, ये क्या की थी, ये कुछ थोड़े है, ये है कि नहीं? ये है, ये सब समझ में आता है ना? तो क्या फॉर्मूला पढ़े हैं? अगर हमको tan अल्फा चाहिए तो ये जिसके साथ एंगल बना देख रहे हैं वो नहीं लिख के उसका बगल वाला लिखेंगे, यानी ये लिखेंगे, बी लिखेंगे, फिर साइन थीटा, तो दोनों के बीच का एंगल कितना है? हाँ तो और क्या करेंगे? ठीक है, सुनिएगा, दो वेक्टर्स हैं ए एंड बी, जिसमें ए का मैग्नीट्यूड कितना है? 9 डाइन है, बोलो। ए का मैग्नीट्यूड कितना है? 9 डाइन है। बी का मैग्नीट्यूड कितना है? तो देखो इतना तो मैं समझ रहा हूँ कि √3 1.732 होता है, तो 3 × 1.732 करोगे तो 9 से तो बड़ा नहीं ना होगा, तो थोड़ा छोटा बनाओ उसको यार। अब देख रहे हैं इसको भी तुम उतना ही बड़ा, इसको भी उतना ही बड़ा बना रहे हो, है कि नहीं? तो वेक्टर बी जो है उसका मैग्नीट्यूड जो है वो 3√3 डाइन है। तो रिजल्टेंट किधर होगा? ये बहुत मुश्किल काम लग रहा है क्या आपके लिए ये ड्रॉ करना? देखिए बहुत यूज होने वाला है आगे चल के, ये सही है ना? क्योंकि वेक्टर ही वेक्टर पढ़ना है हमको, और दो वेक्टर्स को जोड़ना ही अगर आपको नहीं आएगा तो बहुत कष्ट होने वाला है। तो सुनिएगा, ये है हमारा रिजल्टेंट। अरे बोलो यार, हमसे रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड नहीं पूछ रहा है कि बताओ ए के साथ अगर वो अल्फा एंगल बना रहा था अल्फा कितना, तो बाबू क्या लिखेंगे? tan अल्फा इज इक्वल्स टू, क्या हम लोग इसका मैग्नीट्यूड लिखेंगे? नहीं नहीं नहीं, इसका लिखेंगे, हम लोग लिखेंगे बी। जा ए के साथ एंगल देख रहे हो तो बी लिखना होगा, बी साइन थीटा डिवाइडेड बाई ए प्लस बी कॉस थीटा। बताओ बी कितना है? 3√3, साइन 90 डिग्री ना, क्योंकि ए और बी के बीच का एंगल 90 डिग्री दिया है, और डिवाइडेड बाई ए कितना है? कितना है बाबू? 9 है, प्लस 3√3 और cos 90 डिग्री। आप जानते हैं साइन 90 डिग्री की वैल्यू होती है और cos 90 डिग्री, तो ऊपर आ गया 3√3 और डिवाइडेड बाई नीचे क्या आ गया? बोलिए बाबू, 9 आ गया। बहुत बढ़िया, कमाल हो गया। अब ये 3 से कट जाएगा 3 बार में। और तुम जानते हो कि √3 से 3 को हम काटेंगे तो नीचे √3 आएगा, ये सिखाया है मैंने, ठीक है? तो इसको काट दो, √3, इट विल बिकम 1/, बहुत बढ़िया,
tan अल्फा अगर 1/√3 है तो अल्फा इज इक्वल टू कितना होगा? 30 डिग्री होगा। अब मेरी बात सुनिए ध्यान से। अब स्मार्ट स्टूडेंट जो होगा उसको कभी भी ऐसे नहीं बनाएगा। वो क्या करेगा पता है? उसको तो एकदम सामने में एक राइट एंगल ट्रायंगल दिख रहा है, ये लीजिए। नहीं दिख नहीं रहा ये राइट एंगल ट्रायंगल, जिसमें इसका लेंथ कितना है? 9 है और इसका लेंथ कितना है? 3√3। अरे यही चीज ना ये है 3 रूट। वो देखेगा ये 9 है, ये 3√3 है, तो काहे का हम इस फॉर्मूला यूज करेंगे? हम डायरेक्ट लिखेंगे tan अल्फा बराबर परपेंडिकुलर बाई बेस। परपेंडिकुलर कितना है? 3√3 या बेस कितना है? 9। आपको नहीं लग रहा है कि वो यहाँ पहुंच गया है? आप समझ रहे हैं ना? तो हमेशा अपना ऑब्जर्वेशन स्किल जो है उसको शार्प रखिएगा। बात समझ रहे हैं? हम लोग मजदूरी थोड़े करने जा रहे हैं कि कुदारी लेके शुरू हो जाएंगे। हम लोग देखेंगे कि कहीं इससे भी अच्छे तरीके। पिछले वाले में ये ऑप्शन आपके पास नहीं था। पिछले वाले में आपकी मजबूरी थी कि आपको यही वाला फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा, क्योंकि ये कोई राइट एंगल्ड ट्रायंगल नहीं है। लेकिन अब की बार तो हम वैसे भी कर सकते थे। हालांकि कोई बात नहीं, आप ऐसे भी किए थे तो सही था। हो जाएगा? बोलो। ठीक है। है क्या क्वेश्चन? हाँ हाँ, ये करिए, बताइए कौन कौन सा आंसर होगा। पहले क्वेश्चन तो पढ़ो। तुम लोग यार इतना ना जल्दी बताता है, सब पहले से पढ़ा हुआ है। सब पहले से तुम लोग नहीं पढ़ा है? हाँ, तो 2 साल में तुम लोग भुला जाता है। अच्छा चलो ठीक है। मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट, किसका मैग्नीट्यूड चाहिए? रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड चाहिए। ऑफ 2 वेक्टर्स ऑफ मैग्नीट्यूड्स 10 एंड 6 न्यूटन का। पता नहीं तुमको लैंग्वेज में समझ में आया कि नहीं? नहीं आया? मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट ऑफ 2 फोर्सेस, 2 फोर्स के रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड। और वो जो 2 फोर्सेस हैं वो कितने कितने मैग्नीट्यूड के हैं? नहीं समझे? यानी 10 न्यूटन और 6 न्यूटन का 2 फोर्स दिया तुमको, बोला कि इनके रिजल्टेंट का, अरे उनको जोड़ेंगे तो कुछ रिजल्ट का मैग्नीट्यूड क्या क्या हो सकता है। क्या 2 न्यूटन हो सकता है? क्या 4 न्यूटन हो सकता है? हैं? क्या कॉन्सेप्ट है? हमको ओमकार समझाएगा कि कौन, पहले तो समझाओ हमको कौन कौन सा होगा। हाँ, और 20 हो सकता है। हाँ, 25 भी हो सकता है। सब हो सकता है। 75 भी हो सकता है। अरे लिमिट होता है रे भाई। ज्यादा से ज्यादा कितना हो सकता है? ज्यादा से ज्यादा a+b का मतलब हुआ ज्यादा से ज्यादा 10 + 100 का मतलब कितना? 16। उससे ज्यादा पॉसिबल पढ़ा था ना, R max = a+b। अरे बोलो यार। और कम से कम कितना होगा? a-b का मतलब बड़का में से छोटका घटा लो, कितना है? तो कम से कम 4 न्यूटन, उससे कम नहीं। और ज्यादा से ज्यादा 16 न्यूटन। तो ये तो होगा बिल्कुल 4 न्यूटन। कब होगा? 180 डिग्री पे, जब एक इधर होगा और एक इधर होगा। नहीं समझ में आया? ये कब होगा? ये जब सेम डायरेक्शन में रहे, वो होगा। नहीं, ज्यादा से ज्यादा 16 हो सकता है, 20 नहीं। ठीक, ये होगा कम से कम 4 हो सकता। ये 10 न्यूटन के बारे में क्या ख्याल? ये होगा कि नहीं? 10 न्यूटन होगा? ओ, मतलब 6 न्यूटन और 10 न्यूटन का रिजल्टेंट 10 न्यूटन, ये हो सकता है? हो सकता है। नेहा क्या बोलती है? बोलो। किरण बोलो। आराध्या? हम क्या बोले, अब कुछ बोलने लायक हम नहीं रहे। सुनो, मैं कह रहा हूं कि 10 न्यूटन और 6 न्यूटन का 2 फोर्स है। रिजल्टेंट जो है वो 10 न्यूटन हो सकता है। हो सकता है कैसे? हमको समझाइए। रहने दीजिए, रहने दीजिए। कोई कोई समझाओ, यश समझाओ। 10 न्यूटन हो सकता है। एकदम सही बोल रहे। हाँ तुम बोलो।
4 हो सकता है, बीच का तो सब होगा ना। जैसे आप देखिए एक एग्जाम्पल हम लोग ये देख रहे थे, रुकिए एक सेकंड, हम वहाँ पहुँचते ही हैं। क्या दिक्कत है, क्या दिक्कत है, यही लीजिए, यही वाला एग्जाम्पल है। मान लीजिए कि यही है 10 न्यूटन और ये है 6 न्यूटन, तो ये तो 16 आया है। तो 16 के बाद अब सीधे 4 थोड़े हो जाएगा, थोड़ा घुमाओगे तो 16 के बाद में भी कहीं ये 15 हो, थोड़ा और घुमाओगे में भी कहीं ये 12 हो, थोड़ा और घुमाओगे में भी कहीं ये 8 हो। आप समझ रहे हैं ना। तो हल्का सा घुमाएंगे, रिजल्टेंट हल्का सा छोटा हो जाएगा, ज्यादा घुमा देंगे ज्यादा छोटा हो जाएगा। तो 16 भी हो सकता है, इवन 15.9 न्यूटन भी हो सकता है, 15.8 भी। आप समझ रहे हैं ना, सब हो सकता है। तो 4 और 6 के बीच में सब हो सकता है। तो इसका सही आंसर कौन कौन सा होगा बताइए। इसका सही आंसर हो जाएगा, 1 मिनट आने दो, जहाँ ढेर आगे चल गए ना। इसका सही आंसर हो जाएगा क्या, तो ये बी हो जाएगा, ये सी हो जाएगा और ये हो जाएगा आपका डी। ठीक है, चलिए।